इतने बड़े बड़े वकील जो हैं वो कैसे केस लड़ने पहुंच जाते हैं इन दुर्दांत अपराधियों का। अतीक का केस लड़ने के लिए देश के बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर कैसे पहुंच जाते हैं। आप तारीख पे तारीख दिलवा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यायिक व्यवस्था से आम जनमानस का भरोसा उठ रहा है, और चूंकि आम जनमानस का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठेगा तो उन्हें बुलडोजर पसंद आएगा, क्योंकि अब तक वो सह रहा था, अब उसको एक होप दे दी गई है कि इस बुलडोजर की वजह से मेरे घर पे कल पत्थर नहीं चलेगा। आज इसके कत्ल ने, असद के इनकाउंटर ने और इसके कत्ल ने यूपी के लोगों को या अन्य जगह के लोगों को एक होप दे दी है कि अगला अतीक पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसका अंत जो है वो बेहद डरावना हुआ है, लेकिन इससे भयानक अंत होता है इसका। ये बहुत सारे राज उगलता। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं और अब से कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश से खबर आती है, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगती है कि ये क्या हो गया। होता कुछ यूं है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है, जब उसको ट्रॉमा सेंटर पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा होता है और तमाम तरह की बातचीत उस पर होने लगती है। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए हम भी पत्रकार जी के पास आए हैं। पत्रकार हैं हमारे साथ प्रभात रंजन मिश्रा जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो स्वागत है, और दूसरी बात, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पूरा घटनाक्रम का सार सिंपल है कि समय का जो पहिया है वो पूरा रोटेट होता है, यानी कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे जाके अंत होता है। यही प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इस इलाहाबाद में अतीक की तूती बोलती थी। अतीक ने कईयों की कनपटियों पर बंदूक रख के उनको मौत के घाट उतारा, कई औरतों को बेवा किया, कई बच्चों को अनाथ किया। उसने धर्म जात कुछ नहीं देखा होगा, वो लोभी था। हाँ, कुछ लोगों को उसने ज़रूर संरक्षण दे रखा था अपने धर्म के नाम पे, इसका मजहब के नाम पे। इसका नतीजा में असद का जो आज जनाजा निकला है उसमें देखने को मिला। लेकिन वो एक कुख्यात अपराधी था, और वो अपराधी इलाहाबाद से पूरे यूपी को चलाता था। राजधानी तो लखनऊ थी, लेकिन उत्तर प्रदेश कभी चला करती थी कहाँ से? प्रयागराज यानी इलाहाबाद से। उस इलाहाबाद में जो परिवर्तन आया है आज, वो परिवर्तन इलाहाबाद की वजह से नहीं आया, लखनऊ की वजह से आया है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। समय ने पूरा का पूरा जो पहिया है वो घुमा उसका, और जहां से इस अपराधी की शुरुआत हुई वहीं पे उसका अंत हो गया। अब दूसरी बात, ये एक हत्या है, और इसको हत्या के नज़रिए से देखा जाना बेहद ज़रूरी है। इसको किसी तरीके का राजनीतिक रंग देना बेहद गलत होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से जो अभी हालिया खबर आ रही है, इसमें चाहे आरएलडी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, क्योंकि उनकी पार्टी भले ही चुनाव में हार गई लेकिन लड़ी थी, कंटेस्ट तो किया था, समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने जो है अतीक के समर्थन में ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। क्या ऐसी मजबूरी आ जाती है भाई इन राजनीतिक दलों का, जो समाजवादी खुद को कहते हैं हम क्या समाज के लिए कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी आ जाती है? एक माफिया, एक गुंडे, एक अपराधी, बलात्कारी कह लें, हत्यारा कह लें, जो कह लें, उसका समर्थन करने की, और यहाँ तक कि आतंकवादियों तक से इसके लिंक जुड़ रहे थे। बिल्कुल, आज ही की बात है। आज जब इसको अलग अलग जगहों पे लेके जाया जा रहा था, तो पाकिस्तान की कई चीज़ों के साथ, यानी कि कई हथियारों के साथ, इनफैक्ट जिस डॉन ने मुंबई को दहलाया था, दाऊद इब्राहिम के साथ भी उसके लिंक्स जो हैं वो पाए गए थे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझिए। ये एक बहुत बड़ा मुर्गा था, जिसकी जो कमान थी वो किसी और के हाथ में थी। ये बहुत सारे राज उगल सकता था, ये टूट चुका था। तो इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए कि जो आज इसके हमदर्द बन रहे हैं, क्या उसी ने उनकी हत्या तो नहीं करवाई। एक प्रकरण का जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं। आपको विकास दुबे का प्रकरण पूरा याद होगा। विकास दुबे के प्रकरण के समय में देखा था कि मीडिया जब तक वाहन के साथ थी तब तक गाड़ी नहीं पलटी, और मीडिया हटी और गाड़ी पलट गई। उसके बाद हर जगह क्या बात आई, मैं कल रोड पे था, लोगों से बात कर रहा था, मीडिया के लिए, अपने चैनल के लिए इंटरव्यूज़ कर रहा था, तो भी इस बात का जिक्र लोगों ने किया कि जब तक मीडिया थी तब तक गाड़ी क्यों नहीं पलटी, जब तक अतीक के साथ मीडिया चली तो उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी। तो दरअसल सरकार जो है वो इनकाउंटर्स करवा रही है। आज जो ये हत्याकांड हुआ है वो कैमरे के सामने हुआ है, बड़े बड़े चैनल्स बाइट ले रहे हैं, वो गुड्डू मुस्लिम का नाम कैमरे पे ले रहा होता है, और तभी जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्यारे किस भेष में आते हैं?
मीडिया कर्मी के भेष में। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ये सेंसिटिव मामले हैं, जहाँ पे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को, हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को, हाई प्रोफाइल अपराधियों को आप लेके जा रहे हो, तो उसमें मीडिया कितना इंटरवीन करेगा। हम लोगों को आज़ादी है, लेकिन आज इस एक प्रकरण ने वो जो विकास दुबे वाला कांड था उसको भी जस्टिफाई किया है कि क्यों मीडिया को वहां से दूर रखा गया, प्रतिबंधित करना जरूर। क्योंकि ऐसे मामलों में देखिए, आज एक व्यक्ति आया है, कल 100 आदमी आ सकते हैं, वो कोई बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं। उनका भी जो मॉड्यूल है वो हमले के समय पर और तमाम जगहों पर मीडिया के लूपहोल्स देखे। आज जो है ना, मैंने कहा ना आपको कि आज इनका काम करने का मॉड्यूल पूरी तरीके से बदल चुका है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आरएलडी हो या ओवीसी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके ट्वीट्स आपने शायद ना पढ़े हो, ये लोग पूरी तरीके से इसको लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बता रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, मीडिया वहाँ पे मौजूद था, व्यक्ति मीडिया के भेष में आया, वो लोग उनसे पहले मौजूद थे। मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र किया, कहा पुलिस तो तब भी मौजूद थी, पुलिस वालों को ही मार दिया गया, पुलिस वालों को भी तब मारा गया था, तब उनकी सहानुभूति नहीं आई थी। बड़ी बात यह है, देखिए मैं फिर एक चीज कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का एक्शन आप चेक कीजिए। 17 पुलिसकर्मी जो कि अतीक के और अशरफ के सुरक्षा में तैनात थे, एक अपराधी की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हत्याकांड 10:59-60 तक, मतलब कि 11 बजे के आसपास मीडिया में पूरी तरीके से फ्लैश हो चुका था। 10:30 बजे तक छुटपुट खबरें आनी शुरू हो चुकी थी। 11:30 बजे से पहले मुख्यमंत्री आवास पर एडीजी साहब, होम सेक्रेटरी साहब और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। सरकार किसी भी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किसी भी तरीके से इस मामले को छोड़ेगी नहीं। देखिए, अपराध के प्रति जब जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति होती है, तो आप अपराधियों को भी उसी तरीके से सजा दिलवाना चाहते हैं जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। दरअसल अतीक पूरी तरीके से टूट चुका था, वो अपने बेटे के जनाजे में जाना चाहता था। शाइस्ता पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ये लोग बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े राज हैं, वरना ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री जो इतना बड़े कद का नेता हो, वो किसी के कुत्ते से हाथ थोड़ी ना मिला लेगा। ऐसे थोड़ी ना संभव होगा कि, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना संभव हो सकता है कि एक पार्टी जो पूरे देश में जंगल राज हटाने की बात कर रही हो, एक कौम को न्याय दिलाने की बात कर रही हो, डेमोक्रेसी की बात कर रही हो, जमहूरियत की बात कर रही हो, वो मंच पे असद के साथ, शाइस्ता परवीन के 2 बच्चों के साथ, शाइस्ता परवीन के साथ मंच साझा करेंगे। यही असदुद्दीन ओवैसी थी ना, जो शाइस्ता परवीन के साथ, असद के साथ, इन लोगों के साथ मंच साझा कर रहे थे। ये पॉसिबल है? तो टिकट मिलने वाला संभव तक आ गया। अरे शाइस्ता को तो बसपा से भी टिकट मिलने वाला था, वो मेयर की उम्मीदवार थी, वो तो इस कांड ने उनका मेयर का टिकट काट दिया, वरना 4 तारीख को घोषणा होने वाली थी उनके नाम की। तो ये जो लोग थे, इनको बार बार टिकट क्यों मिल रहा था? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में बार बार आ कैसे रहे थे? मुख्तार, हाँ, इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा था? तो ये राज अगर ना खुल जाए, इस चीज के लिए इस पक्ष की भी जांच करनी जरूरी है कि इनको मरवाने में किसका हाथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये घटनाक्रम जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक चीज को स्पष्ट करती है कि बड़ी ताकतें हैं कुछ इस चीज के पीछे इन्वॉल्व। इतने बड़े बड़े वकील जो हैं, वो कैसे केस लड़ने पहुंच जाते हैं इन दुर्दांत अपराधियों का? जहांगीरपुरी में जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के ऊपर पत्थर चलाया, हत्या की, उसका केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील कैसे पहुंच गए? अतीक का केस लड़ने के लिए देश के बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर कैसे पहुंच जाते हैं? ये डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम का केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील कैसे पहुंच जाते हैं? आसाराम का केस अब तक क्यों चल रहा है? तब आपकी मुंह में दही जम जाती है, तब आपको नहीं बोलना, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम को आप वीक कर रहे हैं। आप तारीख पे तारीख दिलवा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यायिक व्यवस्था से आम जनमानस का भरोसा उठ रहा है, और चूंकि आम जनमानस का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठेगा तो उन्हें बुलडोजर पसंद आएगा, क्योंकि अब तक वो सह रहा था, अब उसको एक होप दे दी गई है कि इस बुलडोजर की वजह से मेरे घर पे कल पत्थर नहीं चलेगा। आज इसके कत्ल ने, असद के इनकाउंटर ने और इसके कत्ल ने यूपी के लोगों को या अन्य जगह के लोगों को एक होप दे दी है कि अगला अतीक पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसका अंत जो है वो बेहद डरावना हुआ है, लेकिन इससे भयानक अंत होता इसका। ये बहुत सारे राज उगलता, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि देखिए बेसिकली, लेकिन एक व्यक्ति, हाँ, क्या ये व्यवस्था है कि भाई जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसकी कमजोरी, और दूसरी तरफ जो जनभावना थी उसको स्वर मिला इसकी वजह से? जनभावना जो दबी हुई थी, जनभावना से सरकारें काम नहीं करती, लेकिन ये चीज तो होगा ना। किया भी नहीं। अगर किया होता तो 17 अफसर जो है निलंबित नहीं होते,
घटना के तुरंत बाद हाई लेवल की मीटिंग नहीं होती, होम सेक्रेटरी, एडीजी साहब जिनकी कल तारीफ पे तारीफ हो रही थी, उनको तलब नहीं किया गया होता। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को लोगों के समक्ष साबित किया है। वो कोई फेल्ड सीएम नहीं है, ही इज अ सुपर सीएम। उन्होंने हर दिशा में अच्छे काम करके दिए हैं, तो वो अतीक को भी ऐसे नहीं मरने देते। मैं फिर कह रहा हूं आपको, वो नहीं मरने देते अतीक को ऐसे भी। अतीक को जिन लोगों ने मरवाया है उनको पता है कि इसका मरना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वहां जो लखनऊ में बैठा हुआ बंदा है, जब इतने बड़े गैंगस्टर को उसने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिलाने के बाद अतीक खुद कह रहा है कि अब हमें रगड़ा जा रहा है, तो उन लोगों का जब नाम आता ना, अतीक टूट चुका था। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ बड़े राजनीतिक बड़े नाम आते, बहुत बड़े नाम। और मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों की संवेदनाएं आ रही है ना बाहर, जिन लोगों की संवेदनाएं बाहर आ रही हैं, और इसकी मौत पे भी समझ लीजिए कि उन्होंने अभी बहुत राहत की सांस ली है। उनके घर पे भी दावतें चल रही होंगी क्योंकि वो तो मर गया। नेताजी तो ट्वीट करने के बाद तुरंत दावत में पहुंच गए थे असद के एनकाउंटर के बाद। ठीक है, समझ लीजिए ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने हैं। इनको पता था कि जनभावनाएं हैं, इसको प्रोवोक करो। आज देखिए, और इसका इस्तेमाल करो एक नैरेटिव के रूप में कि देखो देश के अंदर अल्पसंख्यक खतरे में है, मारा असद गया है, उमेश की हत्या की है, लेकिन असद के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे को मार दिया गया। मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे की यह हालत है, तो सोचो आम मुसलमान की क्या हालत होगी। ये एक स्टोरी चलती है, समझिए क्या हालत होगी। ये पूरा नैरेटिव वॉर है। आज अतीक का इस्तेमाल किया गया है फिर से वही घटनाक्रम दोहराने के लिए जो मैंने और आपने पिछले वर्ष देखा है, हमने उसको रिपोर्ट किया है। आप समझिए कि धारा 144, मतलब अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लगभग धारा 144 लगाने की स्थिति आ चुकी है। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद हो चुकी है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी ये शायद अब जब जाएगा तब तक लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन 1:30 बजे किसी के पास खबर नहीं होगी। वहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस की मोबिलाइजेशन की जा चुकी है। क्यों भाई? एक अपराधी ही तो मरा है, लेकिन उस अपराधी की मौत पे अब राजनीतिक रोटियां सेकी जानी है, और ये राजनीतिक रोटियां भी वो सेकेंगे जिन्हें अतीक ने मरकर जीवन दान दे दिया। मरकर जीवन दान दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि इसके अंदर ये पूरा का पूरा नैरेटिव ही फॉल्स नैरेटिव है कि ये सरकार मिसलीड करने का प्रयास है। अतीक जो है वो मरकर कई नेताओं को जीवन दान दे गया। इस चीज को समझिए कि राजू पाल की जो पत्नी है वो किस पार्टी से विधायक है? समाजवादी पार्टी से। राजू पाल कहां से चुनाव लड़ा था? किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? बसपा से चुनाव लड़ा था। किसको हराया था? इसी अतीक के भाई को हराया था। 10 दिन नहीं हुए थे शादी को, उसको जान से मार दिया गया। उसको 15 किलोमीटर प्रयागराज में दौड़ा के मारा गया। वो सिर्फ मारना नहीं चाहता था। वो आज जो उसने उमेश पाल को मारा है, वो सिर्फ एक हत्या थोड़ा ना की है उसने, वो एक मैसेज था कि अतीक अभी जिंदा है। तो अतीक जिंदा है तो आज अतीक ने कितनों के घर उजारे थे, आज वो खुद उजड़ गया। इसके पीछे जो सिंपल सी बात है कि भारत की ऐसी पॉलिटिकल जमीन जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है, जब एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो कुछ लोग जब आके कहते हैं कि कैसे मिला देंगे, क्या जमूरियत नहीं है? मुख्यमंत्री का कहने का मतलब क्या था कि अपराधी जमीन से ऊपर नहीं आएगा, लेकिन उसका पीड़ा, उसका दर्द किसी और व्यक्ति को होने लग जाता है। 1.5 महीने से ज्यादा समय तक असद सरेंडर नहीं करता है। अगर वो सरेंडर कर देता तो क्या उसका इनकाउंटर होता? क्या अगर वो पहले पुलिस पे गोली नहीं चलाता तो उसका एनकाउंटर होता? आपको मैं एक बात बताऊं, एनकाउंटर को लेके एक बड़ा प्रपंच चल रहा है कि फेक एनकाउंटर। आपको 2 एग्जाम्पल देखने होंगे, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर्स की संख्या बढ़ी है। 2016-17 अखिलेश का राज था, कितने एनकाउंटर थे? 4। उसके बाद 44। कहने को ये 1000% की बढ़त है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में लोअर कोर्ट्स है। हर कोर्ट के अंदर हर इनकाउंटर के ऊपर जिरे हुई है, और हर में यूपी पुलिस बाइज्जत बरी हुई है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अतीक साबरमती में था, उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। मुख्तार चुपचाप बैठा हुआ है, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, और तमाम ऐसे, ये तो कुछ बात मैं कह रहा हूं। आप यूपी के अंदर, बिहार के अंदर घुसिएगा ना, तो हर गांव में एक माफिया है। हर गांव में वो गले में पटका लगा के जो है पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है।
ये इनकाउंटर का डर था, क्योंकि यूपी में इनकाउंटर की जरूरत थी।